नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। आप सब लोगों का स्वागत है एक बार फिर केबी कॉलेज के अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे बच्चों, मनु के ऊपर बात कर रहे थे। मनु का परिचय पढ़ा था और मनु के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के संबंध में पढ़ा था और मनु के कुछ राजनीतिक विचारों के बारे में बात की थी। आगे बात करते हैं मनु के सामाजिक विचार। मनु के सामाजिक विचार, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस, जिसके किताब का जो नाम है, सिलेबस है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। मनु के सामाजिक विचार, मनु के सोशल विचार। देखो, अगर प्रश्न आता है मनु के सामाजिक विचार बताइए, या इनमें से अगर कोई अलग से प्रश्न आता है कि सृष्टि व समाज की रचना के ऊपर मनु के विचार बताइए, तो भी आप इसको बात कर सकते हैं। तो समाज की जो सबसे छोटी से छोटी जो इकाई होती है वह होती है मनु ने क्या बताया है? मनु ने बताया है कि समाज का जो निर्माण होता है, समाज का, और समाज से बनता है राज्य। राज्य का जो निर्माण होता है वो होता है परिवार। 1 ग्राम 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम नहीं, 10 गांव। सॉरी 1 गांव, 10 गांव, 100 गांव और 1000 गांव। इस प्रकार से क्या है कि राज्य का निर्माण होता था और राज्य से परिवार बनता था। और इनकी जो सबसे छोटी से छोटी जो इकाई होती थी वो क्या होती थी? परिवार होती थी, वो परिवार होती थी। अब मेन बात आती है कि ये तो आती है बाद की बात, मगर उनसे पहले मनु ने बताया है, मनु बताता है कि सृष्टि व समाज की रचना कैसे हुई। हम देखते हैं, हमने पढ़ा कि मनु के द्वारा भाई जिस समय प्रलय हुआ, जिस समय प्रलय हुआ उस समय परम ब्रह्म ने, कहते हैं कि मनु और उसकी पत्नी शत्रुपा जो थे, वो दोनों क्या करते हैं, एक नाव के ऊपर बैठ करके नाव के सहारे तैरते हैं और उस प्रलय से बच जाते हैं, उस प्रलय से बच जाते हैं। और वही मनु और शत्रुपा बाद में क्या करते हैं, वापिस मानव सभ्यता का निर्माण करते हैं और सृष्टि का निर्माण करते हैं। मनु एवं शत्रुपा से जब सृष्टि का निर्माण हुआ, जब समाज एवं राज्यों का निर्माण हुआ, तब बात यह आती है कि उस समाज एवं वर्तमान जो राज्य बने हुए हैं, इनका निर्धारण करने के लिए, इनका निर्धारण कैसे हुआ, और ये जो अभी वर्ग बन रहे हैं, अभी जो पद्धतियां बनी हुई हैं, अभी जो ये राज्य की जो व्यवस्था बनी हुई है, इस व्यवस्था को कैसे बनाया। तो हम कहते हैं कि जब हम मनु के द्वारा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ते हैं, मनु के राजनीतिक विचारों के अंदर हम पढ़ते हैं कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ, तो हम पढ़ते हैं कि मनु ने सर्वप्रथम जो राजा का निर्माण किया था, यानी कि देवीय सिद्धांत के द्वारा मनु के बनाई हुई जो जनता थी उनमें से राजा का निर्धारण हुआ, एक राजा बनाया गया। और राजा किन से बनाया गया? और राजा ने आगे जाकर के राज्य का निर्माण किया। और समाज और राज्य समकक्षी होते हैं, समाज से ही राज्य का निर्माण होता है। तो बात वही आती है कि समाज का निर्माण कैसे हुआ, समाज की रचना कैसे हुई, समाज की ये जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वर्ण व्यवस्था हो कि परिवार व्यवस्था हो कि समाज व्यवस्था हो, कि ये जो भी समाज के नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, किन्होंने बनाए। तो और समाज का मुख्य पुरुष कौन था? तो ये सारे के सारे किसने बनाए थे? समाज के अंदर राजा ने बनाए। समाज का निर्माण कैसे हुआ? तो कहते हैं कि राजा के द्वारा, और पहले सबसे पहले राजा या शासक का निर्माण हुआ, जिसको हम राज्य के उत्पत्ति का दिव्य सिद्धांत कहते हैं। तो सबसे पहले राजा या शासक का निर्माण हुआ। और वो शासक का निर्माण कैसे हुआ? तो ऐसा माना जाता है कि 8 ईश्वरीय तत्वों से मिलाकर विराट पुरुष राजा की उत्पत्ति की गई। भगवान ने, इस ईश्वर ने की। किसने की?
ईश्वर ने ईश्वर के समान 8 दिव्य तत्वों से मिलाकर। अब राजा के अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं? तो राजा के अंदर जो तत्व होते हैं वो इंद्र तत्व होता है, वायु तत्व होता है, सूर्य तत्व होता है, अग्नि तत्व होता है, वरुण तत्व होता है, चंद्रमा तत्व होता है, कुबेर तत्व होता है और यम तत्व होता है। अर्थात वायु तत्व, हम इनको देख सकते हैं कि भाई वो सूर्य के इंद्र के समान सबका प्रजा पालन करने वाला, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान ओजस्वीमान, और कुबेर के समान धनवान, यम की तरह लोगों को दंड देने वाला, वरुण की तरह शीतल, अग्नि की तरह जो है प्रज्वल, लोगों को, दुश्मनों को और शत्रुओं को भस्म करने वाला। इस प्रकार के ये जो 8 तत्व हैं, इन 8 तत्वों से मिलाकर के किसका निर्माण हुआ? ये राजा को बनाया गया और राजा ने आगे समाज की रचना की। तो बात ये आती है कि मनु के सामाजिक विचारों के अंदर पहली बात क्या आती है कि मनु के अनुसार सृष्टि व समाज की रचना कैसे हुई। तो आप देखना, मनु के अनुसार सृष्टि व समाज की रचना करने के लिए सर्वप्रथम क्या किया गया? सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम किसकी उत्पत्ति हुई? राजा की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम किसकी उत्पत्ति होती है? राजा की उत्पत्ति होती है। सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है? दैवीय सिद्धांत के द्वारा एवं राजा समाज का निर्माण करता है। राजा आगे क्या करता है? समाज का निर्माण करता है। समाज के जो भी निर्माण करता है, अर्थात नियम, व्यवस्था, परंपरा, इन सब का क्या करता है? राजा इनका निर्धारण करता है। इस प्रकार से सृष्टि व समाज की रचना कैसे हुई थी? तो राजा के द्वारा हुई थी। अगला जो मनु का सामाजिक विचार है वो 4 पुरुषार्थ। मनु ने मानव जीवन के अंदर, व्यक्ति जब जीवन लेता है तो उसके जीवन के क्या उद्देश्य होने चाहिए? व्यक्ति के जीवन के उद्देश्यों को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। मनु कहता है कि इस सृष्टि के अंदर जो व्यक्ति मनुष्य हैं, अर्थात बहुत सारे जीव हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सारे के सारे जीव ही हैं, मगर इन सब जीवों के अंदर जो सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ जीव जो माना जाता है, वो जीव कौन सा माना जाता है? वो जीव माना जाता है मनुष्य। वो कौन सा जीव माना जाता है? मनुष्य। मनुष्य को सब जीवों के अंदर सबसे श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्योंकि मनुष्य के अंदर पाई जाती है बुद्धि। मनुष्य के अंदर क्या पाई जाती है? बुद्धि। बुद्धि की वजह से मनुष्य श्रेष्ठ होता है। तो बात ये आती है कि जब मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, मनुष्य के पास बुद्धि है, तो मनुष्य को अपने जीवन के अंदर क्या कार्य करने चाहिए? तो मनुष्य जो भी कार्य करता है उनको अपने आश्रमों के अनुसार, अपनी आयु के अनुसार मनु 4 भागों में बांटता है। पहला कार्य जो है उसका वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म से तात्पर्य है वेदों का ज्ञान प्राप्त करना। वेदों का ज्ञान प्राप्त करना, दान देना। क्या करना? दान देना। और समाज हित के
कार्य करना, समाज हित के कार्य करना। तो धर्म का मतलब क्या है? वेदों का अध्ययन करना, ठीक है, और धर्म के लिए और भगवान में विश्वास रखना, या जिसको अपन कह सकते हैं आस्तिक प्रवृत्ति का होना। कैसा होना? आस्तिक, सात्विक व्यक्ति होना, नास्तिक नहीं होना। हाँ, भगवान है, भगवान के प्रति उसका जो रवैया है वो नरम रवैया होना चाहिए। धर्म के संबंधित कार्य करना। दूसरा कार्य जो मनुष्य जीवन के अंदर महत्वपूर्ण है वो क्या है? अर्थ। तो अर्थ के अंदर हम किन किन को शामिल करते हैं? तो अर्थ से तात्पर्य ये होता है कि अपने परिवार एवं राज्य के लिए कार्य करना एवं जीविकोपार्जन करना, अपने जीवन का अर्जन करना है। में ये कुछ न कुछ काम धंधा करना, खेती करो, मजदूरी करो, कृषि करो, व्यापार करो, और उसके द्वारा उससे क्या करना? अपने परिवार का भरण पोषण करना, अपने बीवी बच्चों को पालना, खुद का भरण पोषण करना, और हो सके उतना राज्य को क्या करना? कर देना। राज्य को क्या करना? कर देना। कर देना भी अर्थ के अंदर ही शामिल है। तीसरा जो काम आता है वो आता है, तीसरा जो पुरुषार्थ है मनु के अनुसार, व्यक्ति के जीवन का जो लक्ष्य है वो है काम। वो क्या है? काम। तो काम के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन की एक जो आवश्यकता, महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, नेचुरल आवश्यकता होती है कि उसको प्रेम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रेम की आवश्यकता होती है। तो काम के अंदर हमें इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि विवाह एवं संतान उत्पत्ति, संतान की क्या करना? उत्पत्ति करना, और अपने जो है समाज को आगे बढ़ाना। समाज को क्या करना? आगे बढ़ाना, समाज एवं राज्य की व्यवस्था को आगे बढ़ाना। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि आज के समय में यूरोप महाद्वीप के और रूस सहित कई देश ऐसे हैं जो एक बड़ी समस्या से ग्रसित हैं। वो ये समस्या है कि वहाँ पे आर्थिक जनसंख्या वृद्धि दर कम हो रही है। जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये कार्य है, मनु ने बताया था कि हर व्यक्ति का कार्य है, क्या कार्य है? कि वो विवाह करेगा, और विवाह के द्वारा क्या करेगा? संतान उत्पत्ति करेगा। अपने कामोत्तेजना को शांत करने के लिए उन्होंने पराई स्त्री और दूसरे वर्ण की स्त्री एवं बिना विवाह किए किसी भी स्त्री के साथ में कोई भी शारीरिक संबंध वगैरह बनाना मनु ने क्या बताया था? गलत बताया था। काम के अंदर उन्होंने बताया था कि आपको क्या करना है? विवाह करना है, और विवाह के बाद में समाज के नियमानुसार संतान उत्पत्ति करनी है। आगे आता है मोक्ष। अंतिम समय के अंदर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने जीवन के अंदर, ठीक है, ये जो जन्म मृत्यु का जो बंधन है कि वापिस जन्म लेना, मरना, इस प्रकार से बंधनों से मुक्त होते हुए शुद्ध सात्विक कार्य करते हुए आत्म शांति, ठीक है, इनके व्यक्ति की आत्मा शांत हो जाए और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना, जन्म बंधन के मुक्त से मुक्त होते हुए क्या करना? मोक्ष की प्राप्ति करना और परम वैकुंठ लोक को प्राप्त करना। तो ये जो मनु की बात थी वो क्या थे? मनु के पुरुषार्थ की अवधारणा थी। मनु के अनुसार क्या थी? पुरुषार्थ की अवधारणा थी। बात करते हैं व्यक्तित्व के गुण। मनु के अनुसार एक जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण होते हैं? व्यक्तित्व के गुण क्या क्या होते हैं? तो मनु कहता है कि राज्य के अंदर जो रहने वाला व्यक्ति है, वैसे तो क्या होता है कि व्यक्ति का जो स्वभाव होता है
व्यक्ति की जो प्रकृति होती है वो समय एवं परिस्थिति के अनुसार क्या होती है, बदलती रहती है। समय और परिस्थिति के अनुसार क्या होती है, बदलती रहती है। कई ईमानदार व्यक्ति होते हैं जो परिस्थितियों के कारण भ्रष्ट बन जाते हैं, और कई भ्रष्ट व्यक्ति और जो लालची लोग होते हैं वो परिस्थितियों के कारण क्या हो जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं, अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले अच्छे होते हैं बाद में खराब हो जाते हैं। तो ये तो क्या है, समय और परिस्थिति के अनुसार तो व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है, व्यक्ति के जो गुण है, उनमें परिवर्तन आता रहता है। व्यक्तित्व के गुणों के बारे में भी कहता है कि भाई व्यक्ति जैसी संगत करेगा वैसे उसके अंदर गुण आएंगे, वैसे गुण उनके अंदर आएगा। मगर बड़े रूप में, ठीक है ना, बड़े रूप में जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि एक व्यक्ति जो होता है उसके अंदर 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। कैसे गुण पाए जाते हैं, 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एक तो होते हैं सात्विक गुण, एक होते हैं राजसिक गुण, और एक होते हैं तामसिक गुण। एक क्या होते हैं, तामसिक गुण। यानी कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है 3 प्रकार की होती है। सात्विक प्रवृत्ति जो होती है, सात्विक प्रवृत्ति जो होती है उसके अंदर व्यक्ति क्या करता है कि शाम मतलब समझाना, शाम बात, इसको अपन क्या कह सकते हैं ना, जो सात्विक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, ईमानदार, चरित्रवान, व्यवहार कुशल। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, जो व्यवहार में कुशल होता है और किसी भी प्रकार की अनैतिक, अनलीगल जो प्रवृत्तियां होती है, जो कार्य होते हैं, उनके अंदर लिप्त नहीं होता है, उसके अंदर माना जाता है कि ये व्यक्ति क्या है, ये सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसके अंदर देव गुण है। इसके अंदर कैसे गुण है, देव गुण है। और जो राजसिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं ऐसे, अपन कहते हैं ना कि जिनको राज करना, ठीक है ना, और या जो सेना के अंदर जो रहने वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे, राजसिक व्यक्ति कैसे होते हैं, अनुशासन प्रिय। राजसिक प्रवृत्ति वाले लोग कैसे होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। और उनके अंदर एक क्षमता होती है नेतृत्व की। नेतृत्व करने की भावना जो होती है वो किनके अंदर होती है, राजसिक प्रवृत्ति के लोगों के अंदर होती है। और राजसिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर अनुशासन भी पाया जाता है। वो जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी क्या प्रवृत्ति होती है, उनके अंदर ऐसा माना जाता है कि वो झूठ बोलते हैं, थोड़ा बहुत कभी कभार क्या कर लेते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं। झूठ, चुगली, कपट, ठीक है, झूठ, चुगली, कपट, क्रोध, ठीक है ना, सहन शक्ति की कमी, वो क्यों हम कहते हैं यहाँ पे सहन शक्ति की अधिकता, ये क्या होते हैं, सात्विक गुण होते हैं। और तामसिक गुण वाले जो होते हैं वो ऐसे झूठ बोलना, चुगली करना, कपट करना, झूठ बोलना, क्रोध करना, गुस्सा कर दिया, लालच कर दिया, और किसी भी प्रकार इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां होती हैं उनके अंदर लिप्त पाए जाते हैं। तो ये व्यक्ति की जो 3 प्रकार की जो प्रवृत्तियां होती हैं, उन प्रवृत्तियों के जो गुण होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। ये जो और इन 3 प्रवृत्तियों का आधार मानकर गुणों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सात्विक गुण, सात्विक गुण कौन से हैं, ये। राजसिक गुण कौन से हैं, ये। और तामसिक गुण कौन से हैं, ये। तो 3 प्रकार की जो मनु ने प्रवृत्तियां बताई है उसके आधार पर व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के गुण होते हैं, राजसिक गुण, तामसिक गुण और सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। बात करते हैं वर्ण व्यवस्था तथा वर्ण, वर्ण व्यवस्था तथा वर्ण। मनु ने समाज की जो वर्ण व्यवस्था है, इन वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है,
4 भागों में बांटा है। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहले उन्होंने कहा है कि मनु ने वर्ण 4 भागों में वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों से बांटा है। मनु बताता है कि ये चारों वर्णों के जो लोग हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो मनु कहता है कि ब्राह्मणों की जो उत्पत्ति हुई है वो दिव्य पुरुष के या परब्रह्म के मुख से हुई है। परब्रह्म या दिव्य पुरुष के मुख से जिसकी उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मणों की हुई है। क्षत्रियों की जो उत्पत्ति हुई है वो परब्रह्म या ब्रह्म के भुजाओं से हुई है, या किससे हुई है? भुजाओं से हुई है। और वैश्य की जो उत्पत्ति हुई है वो उसके पेट से हुई है। वो क्या हुई है? उसके पेट से हुई है। और शूद्र की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? वो परब्रह्म के या दिव्य पुरुष के पैरों से हुई है। वो किससे हुई है? पैरों से उत्पत्ति मानी जाती है। बात करते हैं कि ब्राह्मण जिनकी उत्पत्ति मुख से हुई है उनके अंदर कैसे गुण होते हैं? तो उनके अंदर सतोगुण होते हैं। किसी गुण होते हैं? सतोगुण होते हैं। अभी हमने बात की लिया कि सतोगुण कौन कौन से होते हैं। सतोगुण कौन कौन से होंगे? तो सतोगुण ये होंगे: ईमानदार, चरित्रवान, व्यवहार कुशल, सहन शक्ति की अधिकता। ये जो सतोगुण है ये किनके अंदर होंगे? ये ब्राह्मणों के अंदर पाए जाते हैं। बात करते हैं रजोगुण, क्षत्रिय जिनकी उत्पत्ति भुजाओं से हुई है उनके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? तो उनके अंदर रजोगुण पाया जाता है। रजोगुण कौन कौन से होते हैं? तो रजोगुण के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि रजोगुणी जो व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? वो नेतृत्व करने की भावना उनके अंदर होती है। हर बार उसको यही लगता है कि मुझे नेतृत्व करना है, आगे बढ़ना है, लोगों की सेवा करनी है, ठीक है ना। अनुशासन प्रिय होता है। कैसा होता है? अनुशासन प्रिय होता है। अनुशासन प्रिय होता है। उसके अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना होती है, देश प्रेम जो होता है वो कैसा होता है? बड़ी मात्रा में होता है। बड़ी मात्रा में देश प्रेम होता है। वो व्यक्ति होता है रजोगुणी होता है, जो किसके अंदर पाया जाता है? क्षत्रियों के अंदर पाया जाता है। वैश्य जो होते हैं वो कैसे होते? तमो मिश्रित रजोगुण प्रधान वैश्य, यानी कि उनके अंदर तमोगुण भी होता है और क्या होता है? ये रजोगुण भी होता है। मगर ऐसा माना जाता है कि प्रधानता उनके अंदर भी रजोगुण की होती है। प्रधानता किसकी होती है? रजोगुण की होती है। यानी कि और मगर इनके अंदर रजोगुण, इनके अंदर जो नेतृत्व की क्षमता होती है, इनके अंदर जो राष्ट्रवाद होता है, इनके अंदर जो अनुशासन प्रियता होती है वो इन क्षत्रियों की भांति नहीं होती, इनकी तुलना में कम होती है। और जो शूद्र होते हैं जिनकी उत्पत्ति परब्रह्म के पाद से हुई है, पैरों से हुई है, उनके अंदर क्या होते हैं? वो तमोगुणी होती है। झूठ बोलना, चुगली करना, ठीक है, सहन शक्ति की कमी होना, इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? तमोगुण के अंदर मानी जाती हैं। बात करते हैं कि ब्राह्मणों के प्रमुख कार्य क्या थे? तो पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना और दान लेना। दान लेना और दान देना। दान लेना देना ये भी इनके कार्य होते थे। क्षत्रियों का मेन कार्य क्या होता था? प्रजा की रक्षा करना तथा दान देना। प्रजा की रक्षा करना, अगर किसी आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से सुरक्षा एवं शांति बनाए रखना किसका कार्य होता था? क्षत्रियों का कार्य होता था। और दान देने का कार्य भी किसका होता था? क्षत्रियों का कार्य होता था। तीसरी बात आती है वैश्य। वैश्य क्या करेंगे? कृषि एवं व्यापार के कार्य करना, खेतीबाड़ी करना, व्यापार करना एवं जो तीनों वर्ग हैं इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। वैश्यों का मेन काम क्या था? तीनों वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करना। इन तीनों वर्गों की जो आवश्यकता है, खान पान, लेन देन, समाज, सामान से संबंधित, वो आवश्यकताओं की पूरी कौन करेगा? वैश्य करेंगे। और जो शूद्र होते थे, शूद्रों का काम बताया गया है कि तीनों वर्णों की सेवा करना। तीनों वर्णों की सेवा करना। मैं आपको एक बार वापस बता दूं कि मनु ने यहाँ पे शूद्र जो बताए हैं, यहाँ पे मनु की जो वर्ण व्यवस्था है, यह वर्ण व्यवस्था कैसी है? यह वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है। मनु की वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है?
कर्म पर आधारित है, ना कि जन्म पर, ना कि जन्म पर। जन्म पर आधारित नहीं है। जन्म से कोई शूद्र नहीं होता है, जन्म से कोई द्विज नहीं होता है, ठीक है ना। जन्म से तो क्या होते हैं, सभी व्यक्ति शूद्र ही होते हैं। आगे जाकर के उनके जो कर्म होते हैं वो क्या बनाते हैं, उनको द्विज बनाते हैं, उनको वैश्य बनाते हैं, उनको क्षत्रिय बनाते हैं। तो मनु की जो जाति व्यवस्था है उनसे वर्तमान समय के अंदर जो समाज का निचला तबका है उनका कोई लेना देना नहीं है। मनु ने इनको शूद्र नहीं बताया था। इनको मनु ने तो उस समय जो हजारों वर्षों पहले कहा था वो किनके लिए कहा था, जो उस समय का कमजोर वर्ग है, शारीरिक रूप से कमजोर है या फिर आर्थिक रूप से कमजोर है, राजनीतिक रूप से कमजोर है, बुद्धि की मात्रा कम है, अक्षम है, कार्य नहीं कर पाता है, अत्यधिक गरीब है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं उनको कहा था कि भाई आप अपने अनुसार कुछ अपने हिसाब से कार्य नहीं कर सकते, तो आप क्या करो, ये तीनों वर्णों के जो लोग हैं इनके साथ में मिलकर के कार्य करो, इनके साथ में मिलकर के कार्य करो। मनु की जो वर्ण व्यवस्था है, इन वर्ण व्यवस्था के अंदर वर्तमान समय का जो जातिवाद है, वर्तमान की जो ये प्रथा है, वर्तमान की जो ये छूआछूत है या फिर ये जो अस्पृश्यता है, इनको कोई भी स्थान प्राप्त नहीं था, इनको कोई भी स्थान प्राप्त नहीं था। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि जातिवाद मनु ने फैलाया, तो ये बात क्या है, गलत है। जातिवाद मनु ने नहीं फैलाया। बात करते हैं आगे, आश्रम व्यवस्था। कैसी व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। तो मनु ने अपने जीवन के जो जीवन है उसके जीवन, पूरे व्यक्ति के पूरे जीवन को 4 कालखंडों में बांटा है। कितने कालखंडों में बांटा है, जिनको आश्रम दिया है, नाम बताए। 4 आश्रम कौन कौन से, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इनकी आयु क्या है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम की जो आयु है वो 25 वर्ष तक, ये है 25 से 50 तक। गृहस्थ आश्रम की आयु, वानप्रस्थ की है 50 से 75 वर्ष तक, और संन्यास की जो संन्यास धारण करने की जो आयु है वो है 75 वर्ष के ऊपर। ब्रह्मचर्य के अंदर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो ब्रह्मचर्य के अंदर 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन और धर्म का ज्ञान प्राप्त करना, यानी धर्म का ज्ञान प्राप्त करना, गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन करना और समाज एवं राज्य के लिए अपने खुद को तैयार करना। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को विवाह करना चाहिए, परिवार एवं परिवार का निर्माण करना और उसके परिवार और समाज से संबंधित जो कार्य हैं उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरा करना। खास करके अर्थ व काम संबंधी उद्देश्यों की जो पूर्ति है वो कब करता है, वो गृहस्थ आश्रम में करता है। अर्थ और काम से संबंधित जो कार्य है वो गृहस्थ आश्रम में करता है। बात करते हैं वानप्रस्थ में, तो वानप्रस्थ के अंदर कार्य होगा वन में जाकर तपस्या व ध्यान करना, सांसारिक इच्छाओं और बंधनों से मुक्त होने के प्रयत्न करना कि भाई आने वाले समय के अंदर मेरे को क्या है कि ये पूरा संन्यास धारण करना है। वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं था कि आपने संन्यास धारण कर लिया, घर बार छोड़ दिया, नहीं। वानप्रस्थ का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, आगे जाकर के संन्यास धारण करना, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। वानप्रस्थ का मतलब है कि आप वन में जा रहे हैं, घर और परिवार को, अर्थ और काम से को जितना महत्व देना चाहिए उतना नहीं देना, बल्कि उन्होंने अब तक जो ज्ञान प्राप्त किया है वो ज्ञान अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करना, अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करना, ये वानप्रस्थ का कार्य था। और संन्यास के अंदर क्या कहता, समस्त सांसारिक बंधनों व मोह को पूर्णतया त्याग कर मोक्ष का प्राप्त करने के लिए यत्न करना, भक्ति करना, मोक्ष पूर्वक यत्न करना और जंगल में जाकर के ही वहां पर रहना। ठीक है, तो ये क्या थे, ये मनु के कुछ सामाजिक विचार थे। अगली क्लास के अंदर और हम मनु के अनुसार विवाह और उसके प्रकार, 16 संस्कार, मनु का योगदान, इनके ऊपर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।